फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री वर्ल्ड। और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ बीपीएससी टीआरई 3.0 पे जो स्टे लगा है उसके रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, आप सबको तो पता ही होगा कि पटना हाई कोर्ट ने इस एग्ज़ाम पर स्टे लगा दिया है। क्योंकि गेस्ट टीचर्स को वेटेज देना है और गेस्ट टीचर्स जो 5 साल से भी बिहार में जॉब कर रहे हैं एज ए गेस्ट टीचर, वो भी टीआरई 3 में अगर शामिल होते हैं तो उनको 1 साल के 5 नंबर दिए जाएंगे। मीन्स कि 5 साल के मैक्सिमम 25 नंबर देने की बात कही जा रही है। तो 5 साल के, और इसके लिए है ना, हाई कोर्ट ने सरकार को मौका दिया है कि 30 दिनों के अंदर आप हमें इस पर सोच विचार कर कुछ भी बताइए। तो अब सवाल ये उठता है कि एग्ज़ाम कब होगा। सरकार मैक्सिमम 30 दिनों के अंदर भी सोच सकती है, हो सकता है कि 10 दिनों के अंदर ही कोई कमेटी फॉर्म कर ले और कोई डिसीजन पर पहुंच जाए। लेकिन अगर 10 दिनों के अंदर भी सरकार सोच समझकर कोई डिसीजन लेती है तो भी अब ये एग्ज़ाम जो है वो जुलाई से पहले कंडक्ट नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि कोई भी डिसीजन लेने के बाद उसको पहले हाई कोर्ट में प्रस्तुत करना होगा, फिर हाई कोर्ट वहाँ पर फैसला देगी, उसके बाद फिर ये एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। तो अब जो एग्ज़ाम की डेट है अप्रॉक्सीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई नहीं तो सेकेंड वीक ऑफ जुलाई, आप इतना रख सकते हैं। सेफ जोन में अगर आपको रहना है तो आप फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई सोच कर चलिए। और मुझे पता है कि जब ऐसे डेट्स डिले होते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के अंदर डीमोटिवेशन होता है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और उनको लगता है कि चलो ठीक है, ये आखिरी मौका है, अब मेहनत कर ली तो यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन बार बार जब ऐसे डिले होता है तो डीमोटिवेट होना बहुत ही ज़्यादा नेचुरल हो जाता है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि अभी ना इसको आप एक मौका की तरह देखिए कि अभी भी आपको 1 महीने मतलब टाइम आपको मिले हैं, 1 महीने एग्ज़ाम के लिए हैं। तो जो चीज़ें छूट रही थी उनको आप पढ़ लीजिए, जिस चीज़ को आपने पढ़ लिया उसको बार बार रिवीजन कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका सब्जेक्ट जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप एग्ज़ाम में और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। देखिए, एक एस्पिरेंट जो है ना वो सोल्जर की तरह होना चाहिए एक एस्पिरेंट को। क्यों? क्योंकि देखिए, सोल्जर भी जो है ना वो दिन रात हर दिन ट्रेनिंग करता है। अब हर दिन तो युद्ध होता नहीं है, तो सोचिए कि उसके अंदर भी उतना मोटिवेशन नहीं होता कि हर दिन उठ के ट्रेनिंग करो, क्योंकि सोल्जर के पास अपना जो है ना क्वालिटी दिखाने का मौका बहुत कम आता है उसके जीवन में। हो सकता है कि किसी किसी सोल्जर के जीवन में आए भी ना ये मौका, क्योंकि वो अपना पोटेंशियल तभी शो कर पाते हैं जब कहीं पे लड़ाई होती है किसी देश से, कहीं पे युद्ध होता है। लेकिन फिर भी वो मोटिवेटेड होकर हर दिन खुद को ट्रेनिंग देते हैं कि अगर किसी दिन भी युद्ध हो गया तो उस दिन वो परफेक्टली एकदम फिट रहें और या लड़ाई कर सकें। तो वैसे ही आपको ही बनना है कि अभी डीमोटिवेट होकर पढ़ना मत छोड़िए, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, ये कन्फर्म है, 100% श्योर है कि एग्ज़ाम होगा। तो डीमोटिवेट होकर अपना 1 हफ्ता दिन या 10 दिन बर्बाद करने से अच्छा है कि उसको और पढ़िए, रिविज़न कीजिए। अगर एग्ज़ाम जुलाई में हो भी जाता है, या आपको एकदम ऐसी तैयारी रखनी है ना, कि अगर 10 दिन के बाद एग्ज़ाम हो तो आप 10 दिन के बाद एग्ज़ाम देने के लिए भी रेडी रहें। अगर एग्ज़ाम 1 महीने के बाद हो तो आप उस दिन भी एकदम रेडी रहें, आपको लगे कि मेरा 100% सिलेबस जो है वो कंप्लीट है। तो ऐसी मेंटालिटी के साथ आपको एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी होगी। आप सबको तो पता ही होगा कि मैंने 9-10 टीजीटी मैथ्स भी क्वालिफाई किया था। तो बहुत लोग मेरे से कमेंट करके पूछते हैं कि 9-10 में मैथ्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो बताइए। तो अब आपके पास 1 मंथ का टाइम है, तो 1 मंथ में आप 9-10 के मैथ्स को कैसे अप्रोच करेंगे और किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे, इस वीडियो में मैं वो डिस्कस करूँगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि टीआरई 2.0 के एग्ज़ाम में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, और इन टॉपिक्स को मैंने अपने क्वेश्चन पेपर से नोट करके लिखा है। देखिए, परसेंटेज से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 17 क्वेश्चन पूछे गए थे, ट्रिग्नोमेट्री से 7 क्वेश्चन थे, हाइट एंड डिस्टेंस का केवल 1 क्वेश्चन था जो कि बहुत ईजी था, फिर ज्योमेट्री से भी अच्छे खासे क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पोलिनोमियल से 15 क्वेश्चन है, और नंबर सिस्टम से 4, CISI से 5, CPSP से 4 क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी से 3 है, और मिसलेनियस टॉपिक लाइक कोई एज वाला टॉपिक हो गया और कुछ ऐसे इस तरह के मिसलेनियस टॉपिक होते हैं, उससे 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये टोटल है 80 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये 80 मार्क्स में ऐसे ऐसे करके क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब आपको करना क्या है? सबसे पहली चीज़ है जो कि आपको करनी है वो आप ये कीजिए कि टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको 5 बार बना लीजिए। 5 बार मतलब 5 बार, 5 बार से कम नहीं। आपको सबसे पहली चीज़ यही करनी है फ्रेंड्स कि टीआरई 1 एंड 2 के क्वेश्चन पेपर्स 5 टाइम्स 5 बार बनाइए, क्योंकि आपको पता है
जब आप इन क्वेश्चंस को बनाएंगे ना तो सबसे पहले तो आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस का लेवल टीआरई 2 में बहुत हार्ड नहीं था, इजी टू मॉडरेट था। 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो ट्रिकी थे, जिसमें आपको दिमाग लगाना था, पर ये हम नहीं कह सकते कि वो बहुत टफ थे, उसका आंसर नहीं आता, ये सोल्यूशन हम नहीं निकाल पाते। बस सारा खेल जो था वो टाइम मैनेजमेंट का था। तो सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि टीआरई 1 और 2 के क्वेश्चन पेपर 5 बार अच्छे से बना लीजिए, क्योंकि देखिए जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं ना तो हमें पता चलता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे आपको बिल्कुल आइडिया नहीं मिलेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में मैंने देखा है, जब मैं सॉल्व करती थी लॉग के क्वेश्चन होते थे, पर देखिए टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों में लॉग से एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। तो इसीलिए जब एक बार आप क्वेश्चन पेपर बना लेंगे, उसके बाद किसी बुक को सॉल्व करने जाएंगे ना तो दिमाग में वो चीज़ें होंगी कि अच्छा ये क्वेश्चन तो आया था एग्जाम में। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। जब भी मैं कहती हूँ कि क्वेश्चन के अराउंड प्रैक्टिस करना है आपको, तो आपको समझ नहीं आता कि क्वेश्चन जो आया उसके अराउंड प्रैक्टिस कैसे करें। आप जब क्वेश्चन पेपर को मल्टीपल टाइम बना लेंगे ना तो वो क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाएंगे। फिर जब आप बुक से पढ़ने लगिएगा तब आपको समझ आएगा कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछे गए थे, तो फिर आप आराम से कैच कर लीजिएगा और फिर ना क्वेश्चन के अराउंड आपकी प्रिपरेशन आराम से हो जाएगी। तो पहला तो आपको ये करना है। दूसरा, आपको अगर आपने ये कर लिया तो दूसरे नंबर पे आपको एससीईआरटी बुक को अच्छे से बना लेना है विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का भी बहुत वैल्यू है फ्रेंड्स, क्योंकि टीआरई 1 में कई ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो कि एग्जाम्पल से पूछे गए थे। क्योंकि जब मैं टीआरई 2 की प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने टीआरई 1 का क्वेश्चन पेपर अच्छे से खंगाला था, तो एससीईआरटी बुक के एग्जाम्पल से 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसीलिए एग्जाम्पल को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। मैंने ऐसा देखा है कि एग्जाम्पल में अक्सर क्वेश्चन जो है ना वो पीछे बैक एक्सरसाइज से थोड़ा टफ ही रहते हैं उसके अंदर। तो आप एससीईआरटी बुक को विथ एग्जाम्पल बना लीजिए, 1 महीने का टाइम है। लेकिन हाँ, कौन से क्लास के एससीईआरटी बुक को बनाना है? 9 एंड 10th क्लास के। बस आपको 6, 7, 8 में नहीं जाना है, क्योंकि आप 9, 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप देखेंगे ना क्वेश्चंस, जैसे मेंसुरेशन का क्वेश्चन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, पोलिनोमियल, नंबर सिस्टम एंड प्रोबेबिलिटी, ये जो टॉपिक्स हैं इनके क्वेश्चन सीधे सीधे मतलब पूछे गए हैं एससीईआरटी बुक से। अगर आपका एससीईआरटी बुक कंप्लीट हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि आप 9, 10th का बुक ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक में आराम से कंप्लीट कर लेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि 1 वीक में एससीईआरटी 9th और 10th का कैसे कंप्लीट हो जाएगा? आराम से हो जाएगा। आप एकदम ब्रेनलेस होकर क्वेश्चन सॉल्व करना मत शुरू कीजिए। जैसे आप सॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन मिल गया कि x² + 5x + 14 है या -14 है, मान लीजिए -14 है, इसको सॉल्व करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व हो जाते हैं इनको इग्नोर कर दीजिए, इनको सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि ट्रिकी है, जैसे कोई क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं मेंसुरेशन में। जैसे मैंने एक क्वेश्चन देखा था कि कुछ चीनी की चाशनी थी, उसके अंदर सिलिंड्रिकल शेप के मिठाई डाले हुए थे, तो उसमें कुछ परसेंटेज निकालना था। इस तरह का क्वेश्चन है मेंसुरेशन में। तो उस तरह के क्वेश्चन को देख के आपको लगे ना कि ये मेरे से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर कैलकुलेशन इतना ज़्यादा होता है कि जब आप सॉल्व करने बैठेंगे तो कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं आपका मिस्टेक हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़े टफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा एससीईआरटी बुक से। तो बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, 1-2 बार नहीं, बार बार। जब आप फर्स्ट टाइम एससीईआरटी बुक बना रहे हैं तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, आप उनको राउंड लगा लीजिए। मतलब जब आप फर्स्ट टाइम इसको सॉल्व कर रहे हैं एससीईआरटी बुक को, तो टफ क्वेश्चंस को आप टिक मार्क कर लीजिए, और बाद में जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा या फिर एग्जाम से 3-4 दिन पहले आप उन टफ क्वेश्चंस का एक बार सॉल्यूशन देख के चली जाइएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर टफ क्वेश्चन डाला जाए और सॉल्यूशन आपके दिमाग में होता है तो आप आराम से उसका आंसर निकाल लेते हैं। तो एकदम ये ज़रूर कीजिएगा। मेरे पास जो मैंने बुक सॉल्व किया था उसमें मेरे अभी भी टफ क्वेश्चन जो है वो राउंड किए हुए हैं, तो मेरा एक टेंशन फ्री है। मुझे लगता है कि ठीक है एससीईआरटी बुक बनाना है तो पूरा थोड़ी बनाना है, जो उसमें टफ क्वेश्चन है बस उन्हीं को बनाना है। तो ऐसे करके करिएगा तो थोड़ा आपको ईजी लगेगा। तो ये है दूसरा पॉइंट कि एससीईआरटी बुक को एग्जाम्पल के साथ बना लीजिए। अगर एससीईआरटी बुक हो जाता है तो तीसरा मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने उस बुक को फॉलो किया है, तो आप भी कर सकते हैं। RS अग्रवाल बुक, RS अग्रवाल की एक बुक आती है मैथ्स की 9th एंड 10th की, इंग्लिश मीडियम की बुक है, आप देख लीजिएगा। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप KCC ना ले सकते हैं, या फिर आप और कोई ऑप्शन ढूंढ लीजिए। हिंदी मीडियम का मुझे उतना नहीं पता है, लेकिन आप इस बुक को सॉल्व कर लीजिए, RS अग्रवाल को। टीआरई 1.0 में हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन आया था जो कि इस बुक के एग्जाम्पल से था। सेम टू सेम हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो टीआरई 1 में थोड़ा ना मैथ्स का लेवल थोड़ा हाई था, तो उसके लिए आपको
अगर आप ये बुक सॉल्व कर लेते हैं और TRE 3 में थोड़ा लेवल अप भी आएगा तो आप आराम से उसको अच्छे से अप्रोच कर पाएंगे। अदरवाइज TRE 2 के जैसा क्वेश्चन आएगा तब तो आपका SCERT से ही काम चल जाएगा, आपको ये बुक भी छूने की जरूरत नहीं है। अब इस बुक को भी कैसे सॉल्व करना है, सेम आपको वैसे ही सॉल्व करना है कि आपने सॉल्व करना शुरू किया, आपको कुछ क्वेश्चन इजी लग रहे हैं, आप उनको स्किप करते जाइए। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरे से नहीं बनेगा, आप केवल उस क्वेश्चन को ही बनाइए और उसको राउंड करते जाइए। यही मेथड होता है किसी भी बुक को कंप्लीट करने का। तो ये तीसरा बुक है जो कि मैं आपको रिकमेंड करूंगी, RS अग्रवाल की बुक। अगर आप RS अग्रवाल की बुक सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो आप एक काम कीजिए कि आप प्रैक्टिस सेट लगाइए हर दिन 80 क्वेश्चन। अब आप 80 क्वेश्चन कहाँ से लगाएंगे, तो मैं एक टीचर का नाम बताती हूँ, वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप मैथ्स के होंगे, आप उनको जानते भी होंगे, अमरजीत सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हर दिन एक सेट लाते हैं 80 क्वेश्चन का, आप बस उतना भी कर लेंगे ना उसको तो आपका आराम से हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने टाइम आपको ध्यान किस बात का रखना है वो मैं आपको बताती हूँ। प्रैक्टिस सेट जब आप सॉल्व, मतलब बहुत लोगों का, मतलब मेरी भी आदत है, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं करती, मैं भी करती हूँ कि जब सर ऐसे सेट बनवा रहे हैं तो मैं बस ऐसे देखती रहती हूँ, अच्छा ये क्वेश्चन बन जाएगा, स्किप। जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बनता है, लगता है कि अच्छा इसका सॉल्यूशन मुझे नहीं आ रहा, मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, बस उसको रख देती हूँ। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी मत करिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ना एग्जाम में भी 1 मंथ का टाइम है और आपकी हैबिट होनी चाहिए कि आप 80 क्वेश्चन 2 घंटे में सॉल्व कर सकें, इतना आपको आना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि पेपर जो है वो 120 नंबर का होता है, मतलब आपको सॉल्व करने के लिए 120 क्वेश्चंस है और मैथ्स के स्टूडेंट्स के पास टाइम कम बचता है क्योंकि 80 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो अगर आप हर दिन 80 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका स्पीड मेंटेन रहेगा। अगर ये आप हर दिन करते हैं तो आपका स्पीड जो है वो मेंटेन रहेगा, आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर पाएंगे और कैलकुलेशन जल्दी करेंगे और आपको ना कैलकुलेशन करने में कन्फ्यूजन नहीं होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कैलकुलेशन करते हैं फिर हम कन्फ्यूज जाते हैं, अच्छा ये मल्टीप्लाई सही किया या नहीं किया, फिर उसको हम दोबारा से चेक करते हैं। कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, हमें लगता है अच्छा इसका आंसर सही आया नहीं आया, फिर से हम उसे दोबारा से देखते हैं, तो इसमें ना टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो ये आपको नहीं करना है, हर दिन 80 क्वेश्चन लगाइए, ऐसी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि एग्जाम में आपको लगेगा कि ठीक है हर दिन मेरी आदत है 80 क्वेश्चन बनाने की, तो यहाँ भी 80 क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएंगे। तो ये अप्रोच आपको रखना चाहिए। तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपका 9th-10th में बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। एक आखिरी पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, वो ये कि जब आप देखिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए। मेंसुरेशन 17 क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री 7 क्वेश्चन है, ज्योमेट्री 8 क्वेश्चन है, पोलिनोमियल से तो सबसे ज़्यादा है 15 क्वेश्चन, और नंबर सिस्टम से आपके 4 क्वेश्चन हैं। ये जो सारे टॉपिक हैं ये सारे टॉपिक हैं एडवांस मैथ्स के टॉपिक। और एडवांस मैथ्स के लिए जैसे बहुत बार हम डर जाते हैं कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री मुझे करनी है, तो अब ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत सारा है, बहुत लोग डर जाते हैं, SSC का लेके बैठ जाते हैं कि उतना पढ़ेंगे। नहीं, आपका जो टॉपिक है वो SCERT के ओरिएंटेड ही प्रिपेयर होना है आपको। जैसे SCERT बुक में ट्रिग्नोमेट्री के जितने टॉपिक दिए हुए हैं उसी को बस प्रिपेयर कीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो RS अग्रवाल बुक खोल लीजिए और उससे सॉल्व कीजिए। मतलब जो भी टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं इन सारे टॉपिक को आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल का नहीं तैयार करना है, आपको 9th और 10th लेवल का तैयार करना है बस। बहुत बार ये कंफ्यूजन होता है हमारे अंदर कि अगर मेंसुरेशन है तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो आपको उनसे डरना नहीं है। आपको केवल इतना पढ़ना है कि 9th और 10th के आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो अगर आपसे 9th और 10th के क्वेश्चन मेंसुरेशन के सॉल्व हो जा रहे हैं तो एग्जाम में भी आपका स्कोर अच्छा आएगा। 9th-10th का पोलिनोमियल बन जा रहा है तो एग्जाम में पोलिनोमियल आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो ये सारे टॉपिक के लिए आपको 9th-10th का ही करना है। ठीक, अब बचे हैं कुछ टॉपिक जो कि है अर्थमेटिक के, लाइक परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, CISI, CPSP, ये प्रोबेबिलिटी भी आपका एडवांस का टॉपिक है, CPSP। तो इन टॉपिक्स को कैसे कंप्लीट करें, तो इन टॉपिक को आपको कंप्लीट करने की जरूरत नहीं। जब भी आप कोई प्रैक्टिस सेट बनाते हैं उसमें कोई भी टॉपिक आ रहा है, लाइक SI-CI का आ रहा है, आप उस क्वेश्चन का फट से सॉल्यूशन देख लीजिए, उसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ऐसे करके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। और इन टॉपिक की सबसे अच्छी बात ये होती है कि अर्थमेटिक के क्वेश्चन को आप बेसिक मेथड लाइक एक्स लेकर भी बनाते हैं तो वो सॉल्व हो जाता है। जैसे बहुत लोगों को शॉर्टकट नहीं पता होगा कि कैसे एक क्वेश्चन को रेशियो से सॉल्व कर दें, कैसे किसी क्वेश्चन को परसेंटेज से सॉल्व कर दें। तो जिनको शॉर्टकट नहीं आता है आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप एक्स लेके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आप शॉर्टकट के चक्कर में पड़िएगा भी मत। क्योंकि 1 महीने में अगर आप कोई और मेथड सीखने की कोशिश कीजिएगा ना, सारे मेथड का दिमाग में हलवा बन जाएगा और एग्जाम में जाकर कुछ नहीं सॉल्व कर पाइएगा। तो इसीलिए शॉर्टकट का बिल्कुल मत सोचिएगा,
अगर आपको एक्स लेके बेसिक मेथड से आता है ना, तो भी ये अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन आपसे आराम से सॉल्व हो जाएंगे। बस आप अगर हर दिन 80 क्वेश्चन बना रहे हैं, आपका बस स्पीड मेंटेन होना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए कि 36 + 44 क्या होता है, उसको आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ना पड़े। बस स्पीड पे काम कर लीजिए, तो ये सारे जो अर्थमेटिक के प्रॉब्लम्स हैं वो एक्स लेके आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में मुझे आपको इतना ही बताना था, जो कि टीजीटी मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए मुझे लगता है बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि मैंने ना बहुत बारीकियों पर बात करी है। मतलब जिस फेज़ से मैं गुजरी हूँ उस फेज़ का मतलब सारा जो क्रक्स है वो मैं आपको बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से, कि कहाँ कहाँ कोई एक एस्पिरेंट जो है वो गलती कर सकता है। तो बस आज की वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, अगर मुझे इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो किया है तो अभी तुरंत जाकर फॉलो कर लीजिए, लिंक मैंने बायो में दे दिया है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।